हेलो मेरे शेर और शेरनियों, केम छो? सब मजामा? मैं आयुष दुबे, आपका कॉमरेड, आपका बड़ा भाई, तहे दिल से अभिनंदन करता है आपके अपने इस प्यारे से चैनल केमिस्ट्री दिल से पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास 9 का एग्जाम अच्छे से दे लिए होंगे। कई सारे बच्चों का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया होगा और कई सारे बच्चे क्लास 10 की पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसा कि पता है कि सीबीएसई ने काफी ज्यादा चेंजेस कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 9 की बुक ही चेंज कर दी है उन्होंने उन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है। क्लास 10 में थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए रिलीफ है कि जो पहले का एक चैप्टर डिलीटेड था उसको फिर से री इंटर करवा दिया है। ठीक है, बाकी कुछ नए नए टॉपिक्स भी एड ऑन कराया गया है आपके चैप्टर्स में। तो ये पहली पहली बात, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। दूसरी बात, उन्होंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बच्चों पेपर में क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। आपको पता होगा कि कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, और अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब जो आप पहले के टाइम में या आपके बड़े भैया दीदी जो भी होंगे जो 10th पास आउट हो गए होंगे, वो 1-2 महीने पहले पेपर के लेकर के बैठते थे, अच्छे से मेहनत करते थे, 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करते थे। वो बच्चों अब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको भी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है, क्योंकि आपको अभी नहीं पता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितना डिफिकल्टी का लेवल होगा। आप एनसीईआरटी के ऊपर ही केवल डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपको अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा बच्चों। जो पहले के बच्चे केवल और केवल लेक्चर, नोट्स, थियरी इन सब से काम चला लेते थे, एनसीईआरटी से काम चला लेते थे, अब उनको थोड़ा सा इंप्रूव करने का समय आ गया है बच्चों। अब उससे काम नहीं चलेगा, हमको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो बच्चों अभी से ही आपको पूरा दिलो दिमाग अपना पूरा जोर लगा दो कि इस बार अगर हमें 90 प्लस 95 प्लस का टारगेट आप रख रहे हो तो हमको अभी से मेहनत शुरू कर देना है बच्चों। तो बच्चों इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया, आपके लिए एक प्यारा सा फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, जिसपे मैं और मेरी टीम केवल और केवल क्लास 9 और क्लास 10 से रिलेटेड पूरा कंप्लीट फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, डीपीपीज प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिससे आप बोर्ड में 95 प्लस 100 का टारगेट रख रहे हो। हर एक चीज के लिए आप यहाँ पर आए हो अगर, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है बच्चों। तो मैं आयुष दुबे आप सभी को कंप्लीट क्लास 10 का साइंस पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स वाला पार्ट, केमिस्ट्री वाला पार्ट, बायोलॉजी वाला पार्ट, सारा पार्ट मैं आपको कवर कराने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, और मैथ्स वाले सर मैथ्स कवर कराएंगे। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पूरे क्लास 10 का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन बच्चों। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर आपके आसपास, आपके डेली लाइफ से आप जो कर रहे हो, आपके सामने जो हो रहा है, अगल बगल आपके सराउंडिंग में जो हो रहा है, उन्हीं से रिलेटेड ये चैप्टर है बच्चों। और उसी की हेल्प से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये पूरा चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चेंजेस क्या होते हैं उसको पहले बताऊंगा, फिर हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे बच्चों। जैसा कि आप स्कूल के लिए निकल रहे हो, खेलने के लिए निकल रहे हो, मार्केट के लिए निकल रहे हो, तो बाहर निकलते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो डेली बेसिस पर होती है आपके सामने, पर उनको आप बहुत ही ज्यादा डीप में ऑब्जर्व नहीं करते हो बच्चों। जैसे किचन में देख लो, मम्मी क्या कर रही है, खाना पका रही हैं, मम्मी दूध से दही बना रही हैं, बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। आप खाना खाते हो, पेट में जाता है, डाइजेशन होता है। अभी जैसे गर्मियों का सीजन आ गया है तो आम भी पकना शुरू होंगे, तो शुरू में हरे हरे कलर के होंगे, फिर बाद में बड़े हो जाएंगे पीले पीले प्यारे प्यारे, आप तोड़ तोड़ करके खूब सारे आम खाते हो। तो इन सभी के पीछे बच्चों आप केवल और केवल देख रहे हो कि अच्छा ये मैंगो है, ये कर्ड है, दूध से बना है, मम्मी खाना बना रही है, मसाला मिल रहा है, हम अंदर खा रहे हैं, तो वहां पर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है बस। पर क्या आप सभी ने कभी इस चीज पर गौर किया है कि क्या ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आम पक रहे हैं, ऐसा इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आम पक क्यों रहे हैं? मिल्क में, सॉरी, मिल्क से कर्ड बन रहा है,
तो कैसे बन रहा है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, क्या उसके पीछे साइंस है? यस मेरे प्यारे बच्चों, उसके पीछे भी एक साइंस होता है। हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं बच्चों, और उन्हीं चेंजेस को हम लोग पहले इस पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले, क्योंकि नाम में ही क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन मोस्टली हम लोग डेडिकेट करेंगे बच्चों किस पे, चेंजेस को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जो जानेंगे वो चेंजेस होता क्या है, इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि चेंजेस होता क्या है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इसका डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है कि चेंजेस अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट। मतलब फाइनल स्टेट की बात कर रहा है। फाइनल स्टेट का मतलब क्या, अगर मम्मी खाना बना रही हैं तो सारे रॉ मटेरियल्स किचन में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मटर पनीर की एकदम स्वादिष्ट सा सब्जी बनाने के लिए मम्मी जो जो इंग्रेडिएंट ले रही हैं, जो जो रॉ मटेरियल ले रही हैं, अगर आप उन रॉ मटेरियल को देखोगे पहले तो वो ऐसे रखा हुआ रहेगा किचन में, ऐसे बिखरा पड़ा होगा। लेकिन जब उन सबको कलेक्ट करके मम्मी पकाना शुरू करती है और बाद में जो खुशबू आती है, वाह, और खाने के बाद जो स्वाद आता है, माशाअल्लाह, है ना? तो मजा आ जाता है कि नहीं खा करके। तो बच्चों वो चेंज है, वो फाइनल स्टेज है, वो फाइनल स्टेट है, वो फाइनली आपका प्रिपेयर हो गया है। तो फाइनल में और इनिशियल में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, आप मुझे बताओ। इनिशियली उसका स्टेट और फाइनली उसका स्टेट, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा बच्चों। तो इसी को चेंजेस कहते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ और है, बाद में कुछ और हो जा रहा है। तो ये एक तरह का चेंज होता है बच्चों। जैसे आप बैलून लो, बैलून को ले करके प्रेस करो खूब तेजी से, तो उसका शेप चेंज हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? तो ये भी एक तरह का क्या है, चेंज है बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास हो रहे होते हैं जिनको हम लोग देखते हैं, पर उनको बहुत ही ज्यादा उनके बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया चेंज का डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस की बच्चों। तो बच्चों देखो, हम चेंजेस को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो एक एक करके चलिए आपको देख करके समझाते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे इन भाई साहब को देखो, इन्होंने फेरन फेरन लवली, सॉरी फेरन लवली नहीं, लड़का है, तो फेरन हैंडसम क्रीम लगाया और देखो गोरा हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिला कि नहीं मिला? तो यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिल रहा है बच्चों। देखो इसका कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सारे क्या हैं, चेंजेस हैं। ये भी एक चेंज का ही एग्जांपल हो गया। अब फिजिकल है, केमिकल है, वो सारी चीजें अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस की, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों फिजिकल चेंज की, फिजिकल चेंज होता क्या है। तो बच्चों समझो मेरी बात, अगर आप इसका डेफिनेशन देखो तो क्या कह रहा है, अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका क्या आ सकता है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों शेप आ सकता है, साइज आ सकता है, स्टेट आ सकता है, अपीयरेंस आ सकता है, ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। जैसे आप बैलून को प्रेस किए थे तो उसका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आप वाटर लो, फ्रीज में रख दो, आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस को उठाओ, ओपन एक रूम में रख दो, थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसको हीट करोगे वेपर में कन्वर्ट होगा, उसको कंडेंस करोगे फिर से लिक्विड में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, इसकी स्टेट में भी चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या है बच्चों, फिजिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज को अगर आपको समझना है तो आप ये कह सकते हो कि भाई जिसमें केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन जो हो वो सेम, उसमें कोई चेंजेस ना हो। जैसे कुछ की पॉइंट्स मैंने आपके लिए कलेक्ट किए फिजिकल के लिए। जैसे पहला की पॉइंट है, वो क्या कह रहा है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सबसे जरूरी बात कि अगर कहीं पर बच्चों फिजिकल चेंज हो रहा है तो कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप जैसे सोचो कि मैंने पेपर कट कर दिया, तो पेपर कट कर दिया, कुछ नया नहीं बन रहा है बच्चों। आप आइस आइस से वाटर में, वाटर से आइस में कन्वर्जन कर रहे हो, तो उसमें कुछ नया हमको नहीं ऑब्टेंड हो रहा है, वही है, उसका कंपोजिशन वही है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का चेंज नहीं देखने को मिला, केवल और केवल उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलेगा बच्चों, और कुछ नहीं।
तो पहला की पॉइंट फिजिकल चेंज को लेकर के याद रखना कि कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, और अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो बच्चों रिवर्सिबल होता है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। शेप, जैसे बैलून का शेप आपने प्रेस किया चेंज हुआ, जैसे ही आपने फोर्स रिलीज किया वैसे ही अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज है कि नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस भी होते हैं बच्चों। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया, मेल्टिंग ऑफ आइस से वाटर में कन्वर्ट करो, वाटर को आप वेपर में कन्वर्ट करो, तो वो सारे के सारे फिजिकल चेंज के ही एग्जाम्पल है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास भी बच्चों कुछ नया नहीं बना, वो टूट गया है पर कुछ नए चीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कुछ भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है। तो इसीलिए बच्चों हम लोग ब्रेकिंग ऑफ ग्लास को भी किसमें कंसीडर करेंगे, फिजिकल चेंज में बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको फिजिकल चेंज क्या होता है ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग केमिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करें बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल चेंज की, कि केमिकल चेंज होता क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल कंपोजिशन में उसके चेंज ना देखने को मिले, जो रिवर्सिबल हो, वो क्या हो, फिजिकल चेंज हो बच्चों। ऐसे ही अगर मैं बात करूं केमिकल चेंजेस की बच्चों, तो इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है सबसे पहली बात। उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन केमिकल चेंज में बच्चों न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो बच्चों इनिशियली और फाइनली दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इस बात को याद रखना। तो केमिकल चेंज इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। वही चीज मैंने आपसे कहा ना कि केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों वो डिफरेंट होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बच्चों उसके कुछ की फीचर्स की। तो सबसे पहला जो की फीचर है जो आपको याद रखने लायक है, जो आपको नंबर दिला सकता है, वो है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन। तो मैंने पहले ही कहा कि भाई केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक टर्म देखने को मिल रहा है बच्चों प्रोडक्ट, और यहाँ पर एक और टर्म देखने को मिल रहा है रिएक्टेंट। थोड़ा सा आप लोग सबर करो, हैव सम सबर, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चाय कैसे बनाते हैं, मेरा मतलब है रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब चाय कैसे, मैंने चाय का जिक्र क्यों किया, क्योंकि बच्चों चाय जो है वो बहुत ही ज्यादा मुझे प्यारा है और आप सभी को भी बहुत ज्यादा प्यारा होगा। तो इसीलिए हम लोग चाय की हेल्प से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सीखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग केमिकल चेंज के की फीचर को देख रहे हैं। तो पहला की फीचर पॉइंट क्या था बच्चों, कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा बच्चों। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इरिवर्सिबल इन नेचर। ये नेचर में इरिवर्सिबल होता है, इसका मतलब ये रिवर्स नहीं किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है। मैंने कहा कटिंग ऑफ पेपर वो एक फिजिकल चेंज है, मैंने कहा बर्निंग ऑफ पेपर वो एक केमिकल चेंज है बच्चों। कटिंग ऑफ पेपर क्यों फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसके शेप साइज वगैरह में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, कुछ भी नया नहीं बन रहा है। लेकिन बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी में आप जब उसको बर्न कर रहे हो तो एस का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलेगा, उसमें से हीट एनर्जी, उसमें से लाइट एनर्जी, ये सारी चीजें निकल रही हैं। इन शॉर्ट उसको क्या आप कंबस्शन भी कहते हो। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अगर समझ पा रहे हो तो हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, यही मुझे मोटिवेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरी प्रॉपर्टी देखो इरिवर्सिबल इन नेचर, ये बात समझ में आई कि इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी बात बच्चों कि आप उसमें एनर्जी चेंजेस देखने को मिलेगा। एनर्जी चेंजेस देखने को मतलब कि मे बी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, मे बी एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, एनर्जी रिलीज कब होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हैव सम सबर, थोड़ा सबर करो, धीरे धीरे जैसे चैप्टर में हम आगे जाएंगे वैसे वैसे ये सारे टर्म समझेंगे, ये सारे टर्मोलॉजी समझेंगे और चुटकियों में सारे क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों। ठीक है, चौथा
सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलता है, प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस को देखने को मिलता है। तो बच्चों हो सकता है भाई उसका फिजिकल स्टेट और उसका केमिकल स्टेट दोनों चेंज हो जाए बच्चों। और बच्चों कैसे आपको पता लगेगा कि वहां पर केमिकल चेंज है, वो केमिकल चेंज दे रहा है? तो भाई उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, मे बी उसमें से गैस निकल रहा होगा, मे बी बच्चों उसके कलर में चेंज आ रहा होगा, मे बी प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा, मे बी उसमें से हीट या लाइट निकल रही होगी। अच्छा, प्रिसिपिटेट फॉर्म होने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा फिर से कहूंगा कि सब्र करो, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखें और चैप्टर में आगे हमारे साथ बने रहें, ये सारे टर्म्स आप सभी को समझ में आएंगे। तो क्या आप सभी को केमिकल चेंज क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, आप सभी को अच्छे से समझ में आया बच्चों? अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, जी गुरुजी, जी भैया, जी कॉमरेड, हमको आ गया है अच्छे से समझ में बच्चों। ठीक है, अब बच्चों जिसका आप सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, जब आप लोग ये सोच रहे थे कि सर ये फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्यों पढ़ा रहे हैं, जब चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन वर्ड से स्टार्ट है। तो बच्चों वो केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए एक बेस में तैयार कर रहा था, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से अब आप और अच्छे समझ पाओगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। पर और अच्छे से समझ जाओ, बहुत अच्छे समझ जाओ कि आप भूलो ही नहीं, उसका भी मैंने जुगाड़ कर रखा है बच्चों। कैसे? ऐसे बच्चों, आप सॉरी सॉरी आप लोगों के साथ स्कैम हो गया, पीपीटी वाले भैया ने आप सभी के साथ स्कैम कर दिया। केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस ला दिए यहाँ पर, अब आप सभी को इन क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है बच्चों? पहला मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो, या इवोपरेशन ऑफ वाटर हो, या कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो, वो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है बच्चों। तो पहला तो है ही नहीं। दूसरा बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगेन यही सेम नहीं है। अच्छा, इसमें भैया भाई साहब ने क्या किया, देखो आंसर ही बता दिया आप लोगों को, कोई बात नहीं। ब्रेकिंग ऑफ चॉक या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास दोनों सिमिलर है, हमने डिस्कस किया था कि वो फिजिकल चेंज है। अब बचा हमारे पास क्या? बर्निंग ऑफ वुड बच्चों। अब बर्निंग ऑफ वुड, आप सभी को पता है कि जब आप लकड़ी जलाओगे, लड़की नहीं लकड़ी जलाओगे, तो बच्चों क्या होगा? उसमें से हीट एनर्जी रिलीज होगी, उसमें से लाइट एनर्जी रिलीज होगी, और बच्चों उसमें से गैस भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा, होगा कि नहीं? तो क्या वो कंबस्शन प्रोसेस होगा कि नहीं? ये क्या होता है? सब्र कीजिए, वो भी हम जानेंगे, वो भी हम सीखेंगे। फिलहाल क्या बर्निंग ऑफ वुड आपका एक केमिकल चेंज है या नहीं है? ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि अगर आपने ये सवाल बता दिया तो आपके हुए 7 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? तो इनमें से बच्चों फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? पूछ रहा है फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? इवेपोरेशन ऑफ एल्कोहल बच्चों चेंज है। कैसे है? इस चीज पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, और थोड़ा सा और लेट करना पड़ेगा, 1-2 चैप्टर और पढ़ोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है एल्कोहल होता क्या है। तो बच्चों आप सभी को ये चीज जानने के लिए चैप्टर नंबर 4 कार्बन इस कंपाउंड तक सब्र करना होगा, एल्कोहल जानना होगा, फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है? तो बच्चों क्या यहाँ पर फिजिकल चेंज होगा कि नहीं होगा? थोड़ी देर के लिए एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल समझ रहे होगे, मुझे भी पता है, पर अभी फिलहाल इसको ये समझो कि एक वाटर है। अगर ये वाटर होगा तो इवोपरेट, उसको कंडेंस करके दोबारा पा सकते हो, तो क्या ये आपका फिजिकल चेंज होगा ही होगा? ठीक है बच्चों। डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, पानी में मिला है, कुछ नया मिला तो हाँ सर नमक वाला पानी मिल गया, अरे भैया उसको इवोपरेट कर दो, पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो भाई क्या ये भी आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक फिजिकल प्रोसेस, कुछ भी चेंज देखने को मिल नहीं रहा है। बचा क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी चैप्टर में पढ़ना है हमको,
जब हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते होंगे ना कि आयरन पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, भूरा भूरा कलर का एकदम से लेयर जम जाता है। वह भूरा कलर वाला जो बच्चों देखते हो आप, उसी को हम लोग कहते हैं कि भैया रस्ट। आयरन पे क्या लग गया है? रस्ट लग गया है। इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने लिया आयरन और आपके इन्वायरमेंट में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, और इन सभी की वजह से बच्चों एक कंपाउंड बनता है Fe2O3.XH2O, और इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं रस्ट। इसी को कहते हैं आपका रस्ट का फॉर्मूला बच्चों, यही आपका होता है रस्ट का फॉर्मूला। बात समझ में आई कि नहीं? इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक कब कहते हैं, फेरस कब कहते हैं, इन सब में भी अगर आप सभी को कोई भी समस्या है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। डेफिनेटली मैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री क्या होगी, पूरे केमिस्ट्री का बेसिक्स, उसको पढ़ने के बाद लाइफ झिंग लाला हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मतलब केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे। अगर आपने क्लास 9th अच्छे से नहीं पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री उसकी नहीं पढ़ी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बता दूंगा। उसको पढ़ने के बाद आप एकदम आराम से अच्छे से सारे चैप्टर को कवर कर पाओगे बच्चों। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या ये एक केमिकल प्रोसेस देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पर सच में कुछ नया मिल रहा है? तो इसका मतलब ये एक केमिकल प्रोसेस हुआ बच्चों। और अगर ये केमिकल प्रोसेस हुआ तो क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? तो जो केमिकल प्रोसेस होगा वो फिजिकल चेंज नहीं देगा, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों अब फिर से वही डायलॉग रिपीट करूंगा कि वो घड़ी आ गई है जब जोड़ियां बनेंगी, और फिर से आप सभी के साथ स्कैम हो गया, और हमारे पीपीटी वाले भैया ने धुरंधर बन के फिर से एक नया क्वेश्चन हमारे सामने ला दिया है, और इस बार एसर्शन रीजन है बच्चों। तो एसर्शन आप लोग ध्यान से पढ़े। एसर्शन क्या कह रहा है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। अभी हमने पढ़ा, जस्ट पढ़ा कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। और रीजन क्या दे रहा है? क्योंकि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। ठीक है बच्चों, तो क्या हम ये कह सकते हैं एसर्शन ट्रू है क्योंकि रस्टिंग एक केमिकल चेंज होता है? रीजन, क्योंकि नए केमिकल चेंज क्या होता है? जहां पर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये सब तो आप हलवा की तरह करोगे। क्या कह रहा है? डिफाइन फिजिकल चेंज विथ वन एग्जांपल। आप सभी को पता है फिजिकल चेंज क्या होता है? जो इरिवर्सिबल होता है, जहां पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या ऐसा कुछ नहीं? फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं होता है। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होगा, और बच्चों न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल तो आपके सामने बतेरे हैं। आप बैलून को पकड़ो, प्रेस करो, रबर बैंड को स्ट्रेच करो, रिलीज करो, आप वाटर को फ्रीज में डाल करके आइस कन्वर्ट करो, आइस को वाटर में कन्वर्ट करो, ये सारे के सारे फिजिकल चेंज होते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन केमिकल चेंज विथ वन एग्जांपल, जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता हो बच्चों, जो इरिवर्सिबल हो बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, जो इरिवर्सिबल होता है वो केमिकल चेंज होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा रस्टिंग ऑफ आयरन से लेकर के फिजिकल चेंज से लेकर के केमिकल चेंज लेकर हर एक चीज आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इसकी कहानी समाप्त होती है। और जिस घड़ी का आप लोग इंतजार कर रहे थे, अब वो घड़ी सच में आ चुकी है। इतने देर से आते आते अभी को आई है। अब हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि ओ माय गॉड, ये तो स्कैम पे स्कैम हो रहा है। आप सभी के लिए लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चों,
लास्ट सेकंड क्वेश्चन ये है कि कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज क्यों होता है और बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज क्यों होता है। इसका जवाब स्टार्टिंग में मैंने दे दिया है। और बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। लेकिन एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूंगा कि बच्चों बताओ मुझे बर्निंग ऑफ कैंडल एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये दोनों क्या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, या फिजिकल और केमिकल दोनों है, या एक फिजिकल है एक केमिकल है, क्या है? इसका जवाब आप लोगों से मुझे चाहिए। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूरा इस आंसर को लिख लिख करके बाढ़ ला दो कि बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स कौन सा चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे साइंस ने बना दी जोड़ी, कैसे रब ने नहीं साइंस ने बना दी जोड़ी, किसकी? कुछ सब्सटेंसेस की, जिसके मिलने से बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसके मिलने से बच्चों नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जिसके मिलने से बच्चों डिफरेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। पहले कुछ और बाद में कुछ और होगा। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं पढ़ने कि चाय कैसे बनाते हैं। तो बच्चों टी मेकिंग प्रोसेस से हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसमें जो टर्म्स यूज किए जाते हैं रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको पढ़ना है बच्चों। और उसके लिए चाय बनाने के लिए बच्चों टी मेकिंग प्रोसेस के लिए, टी मेकिंग प्रोसेस के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ क्या क्या चीजें लगती हैं। तो आप सभी को चाय बनाने तो शायद आता ही होगा, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि हम सभी लोग चाय के बहुत बड़े फैन हैं। तो बच्चों मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके चाय बनाने में हमको क्या क्या चीजें लगती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में बच्चों लेते हैं मिल्क। क्या लेते हैं? मिल्क लेते हैं बच्चों। उस कंटेनर में हम लोग और क्या लेते हैं बच्चों? उस कंटेनर में बच्चों हम लोग लेते हैं शुगर। और क्या लेते हैं बच्चों? उस कंटेनर में हम लोग लेते हैं टी लीव्स। क्या लेते हैं बच्चों? टी लीव्स। और भी बहुत सारी चीजें लेते हैं, पर फिलहाल के लिए हम लोग यही इतना रखेंगे और जिनको चाय बनाना नहीं आता उनको यहाँ से सिखाएंगे। तो बच्चों अब हमने इसको क्या किया? गैस स्टोव पे रख दिया। क्या किया? गैस स्टोव पे रख दिया। जैसे ही गैस स्टोव पे रखा तो आपको क्या मिलेगा? गर्मा गर्म चाय मिलेगा, आपको हॉट टी मिल जाएगा बच्चों। आपको क्या मिल जाएगा? हॉट टी मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है? टी मेकिंग प्रोसेस। अब ध्यान से समझना बच्चों, आपने गैस पे रखने से पहले क्या किया? सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट किया। किचन में इन सबको इंग्रेडिएंट्स ही बोलते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं बच्चों, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग क्या किए? एक पतीले में डाल दिए। डाले कि नहीं डाले? अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ध्यान से मेरी बात समझना बच्चों, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को बच्चों हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसका मतलब टी मेकिंग प्रोसेस में जो जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उन्हीं को रिएक्टेंट्स कहते हैं। फिर उसके बाद से बच्चों जब हमने उसको गैस पे रखा तो एक प्रोसेस शुरू हुआ, और वो प्रोसेस क्या किया? हमारे सामने गर्मा गर्म चाय बनाकर रख दिया। तो ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, गर्मा गर्म चाय दिख रहा है, जो बन गया है, उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बच्चों हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो अब ध्यान से सुनो, जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज उनको क्या किए कहें? रिएक्टेंट। अब इसका आप यहीं से डेफिनेशन बनाओ बच्चों। जो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो जो चाय बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हीं को तो इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। तो क्या जो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो बच्चों those who participate in the chemical reaction is known as reactant। बन गया डेफिनेशन। अब आप प्रोडक्ट पे, दिस इज द टी मेकिंग प्रोसेस एंड द रिजल्ट ऑफ टी मेकिंग प्रोसेस इज हॉट टी। सो
केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। बच्चों उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या इसका इनिशियली कलर व्हाइट दिख रहा है क्योंकि इसमें मिल्क था? क्या इसका कलर जो है गलती से थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया, ब्लैक टी बन गया? लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको गर्मा गर्म बढ़िया स्वादिष्ट एकदम मजेदार चाय समझ रहे हैं। तो क्या इसका कलर और इसका कलर डिफरेंट है कि नहीं है? क्या इसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में डिफरेंस है कि नहीं है? क्या इसके टेम्परेचर में उसके टेम्परेचर में डिफरेंस है या नहीं है? इसका मतलब ये जो बना है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या इसके पास कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी कि नहीं इससे? क्या इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में डिफरेंस है या नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। अभी वही हमने फिजिकल चेंज में केमिकल चेंज में पढ़ा, इसीलिए मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ाया आपको। क्यों? क्योंकि आप केमिकल रिएक्शन को उसमें टर्म्स को डिफरेंशिएट कर पाओ। यहाँ पे अब आप समझ पा रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसकी हेल्प से एक डेफिनेशन बनाओ केमिकल रिएक्शन की। कैसे बनेगी? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। द प्रोसेस इन विच new substances with new properties are formed are called chemical reaction। क्या हमारा एक डेफिनेशन बना कि नहीं बना? आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ भैया हमको समझ में आ गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो ये सारे टर्म भी समझ में आ गए होंगे। तो आप ये भी लिख करके मुझे बताओ क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया या नहीं आया। अब चलते हैं बुक इस लैंग्वेज की तरफ कि बुक में इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन की। तो बच्चों देखो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या कह रहा है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बच्चों अभी जस्ट जो आपने डेफिनेशन बनाया वही है कि नहीं है? अब बात करते हैं रिएक्टेंट की कि रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा। सो रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमको ये जानना है कि रिएक्टेंट क्या होता है। क्या इसको हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल भी कहते हैं? इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल। और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे? दूसरा हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट के डेफिनेशन की। तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है। प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दे आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अभी लिखते कैसे हैं उसको हम लोग समझेंगे थोड़ी देर बाद। रिएक्टेंट को कहां लिखते हैं, प्रोडक्ट को कहां लिखते हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अभी फिलहाल जो हमको सीखना है वो ये सीखना है कि भाई रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और ये उम्मीद करता हूं आप सभी को टी मेकिंग प्रोसेस से बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा था, चाय जब बन रहा था, उस टाइम में हमको क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिला। तो वही यहाँ पर भी टॉपिक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या क्या हो रहा था। तो बताओ मुझे, क्या सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड हो रहा था कि नहीं हो रहा था? क्या आप ये ऐसे समझो कि जब हमने पतीले में शुगर, टी लीव्स, मिल्क, वाटर ये सारी चीजें अब एड ऑन किया, तो उनमें जब एड ऑन करने के बाद गैस स्टोव पे रखा तो उनमें एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या पहले के पुराने जो बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, वो नए लोगों के साथ जुड़ोगे, नए दोस्त बनाओगे? आप लोग ऐसे ही करते हो ना कि आप जब अपने स्कूल को चेंज करते हो तो पुराने दोस्त धीरे धीरे छूटते भी जाते हैं, कई सारे दोस्त से बात भी कम हो जाती है, जो बहुत अजीज हुआ करते थे उनसे भी बात कम हो जाती है, नए दोस्त बनते हैं, नए नए अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं, नए नए खुरापातियां आप लोग करते हो, नए नए शैतानियां आप लोग करते हो नए दोस्तों के साथ। तो क्या हो रहा है, पुराने बॉन्ड दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी बच्चों ओल्ड केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, न्यू केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या टी मेकिंग प्रोसेस में आपको ऐसा देखने को मिल रहा था कि पहले वाले
ही मिलकर के हॉट टी में है। मतलब मिल्क शुगर टी लीव्स की वजह से ही वो चेंजेस आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसमें शुगर डाला तो उसका टेस्ट सॉल्ट आएगा, सॉल्टी टेस्ट आएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल और केवल वो अपनी पुरानी बॉन्ड तोड़ करके नए बॉन्ड बनाए, लेकिन रहेंगे वही बच्चों। ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। क्या आपने ये सबसे इजी एग्जांपल क्लास 9th में पढ़ा था? H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं कि नहीं बनाते? अब यहाँ पर देखो, ये H2O है और यहाँ पर H2 और O2 है, दो अलग अलग आपको यहाँ पर सब्सटेंसेस देखने को मिल रहा है। तो ये ध्यान से देखो, इनको हम लोग कहेंगे कि ये दोनों अपने बॉन्ड, पुराने बॉन्ड तोड़े और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन किए। तो क्या इसमें सबसे पहले आपको ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड देखने को मिल रहा है? दूसरी बात, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, अब ये दोनों मिल करके एक पूरा का पूरा कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या एटम का केवल और केवल रीअरेंजमेंट देखने को मिला कि नहीं मिला? तीसरी तीसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि आपने उसमें अगर शुगर डाला तो उसका टेस्ट सॉल्टी नहीं आएगा। अगर आपने इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया तो इसमें कार्बन नहीं आएगा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से ही कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप सभी को? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। मैं एक बार आप सभी को फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से मैं इस एग्जाम्पल को लिख रहा हूं और फिर से सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों समझना मेरी बात। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। H2 प्लस O2 गिव्स H2। अब इसी से सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये है एरो का, ये है आपका एरो। एरो का ये वाला जो साइड होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये होता है बच्चों एरो का लेफ्ट हैंड साइड। ये होता है एरो का बच्चों राइट हैंड साइड। LHS और RHS इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट होता है बच्चों। और एरो के राइट हैंड साइड में बच्चों प्रोडक्ट होता है। यही चीज हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। उसका डेफिनेशन हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था। तो देखो, ये रहा आपका एरो, ये हो गया एरो का लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया एरो का राइट हैंड साइड। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है बच्चों? रिएक्टेंट होता है। एरो के राइट हैंड साइड में क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट होता है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट। एरो के राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है बच्चों। तो अब यहां पर आप पहली प्रॉपर्टी अगर देख पा रहे हो, तो ये पुराने बॉन्ड टूटते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, क्या ये दोनों अपने आप को रीअरेंज करके एक नया प्रोडक्ट बना दिए? क्या एक एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? H2O वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब एटम ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, वो चीजें आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग कैसे हम लोग पहचानेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बच्चों, कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा था, जब आप चाय बना रहे थे, तो क्या क्या देखने को मिला था? गैस इवॉल्व हो रहा था कि नहीं? वेपर निकल रहा था कि नहीं? क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा था? क्या कलर चेंज हो रहा था? क्या टेस्ट चेंज हो रहा था? बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? तो ऐसे ही बच्चों, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हो या कोई केमिकल रिएक्शन देख रहे होते हो, उस टाइम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें जानने का समय आ गया बच्चों। तो वही चीज यहाँ लिख रहा है, इन ऑल केमिकल रिएक्शंस द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज अकम्पनीड बाय वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। कई सारे कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से हम उसको समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। जिसमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है
इवोल्यूशन ऑफ गैस बच्चों। क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस बच्चों। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस इसमें क्या होता है? तो बच्चों देखो नाम में ही समझ में आ रहा है कि इवॉल्व वर्ड से बना है इवोल्यूशन। तो इवॉल्व का मतलब होता है निकलना। तो किसका निकलना? गैस का निकलना बच्चों। तो इसका मतलब हो सकता है केमिकल रिएक्शन में गैस निकल रहा हो। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब दो एक्वा सॉल्यूशन जब रिएक्शन कर रहे होंगे, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, तो उस दौरान कोई सॉलिड प्रोडक्ट उसमें से सेपरेट आउट होता है। उस पूरे सॉल्यूशन से अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट, मतलब समझो कि ऐसे समझो कि दो लिक्विड को आपने मिलाया, उसमें कुछ नीचे सॉलिड सा दिखने लगा, मतलब जादू हो गया है अचानक से, जादू वाले बाबा बनना पड़ेगा मुझे, लग तो ऐसा ही रहा है। तो भाई जो जादू वाले बाबा बन करके कुछ ना कुछ दिखाते थे, लिक्विड को मिला करके सॉलिड बनाते थे, ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर देखने को हमको मिलेंगे। उसी को कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, या उसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। जब दो रिएक्शन को, जब रिएक्शन कराने पर कोई सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट आउट हो जाए, उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हुआ तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर कह रहा है चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज आया तो भी हम लोग कहेंगे कि बच्चों वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, उसके फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस देखने को हमको मिल सकते हैं बच्चों। तो ये रहा बच्चों आप सभी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन का। कि केमिकल रिएक्शन पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, उनको हमने कंपेयर भी किया, एग्जांपल भी देखा, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए। फिर जाके हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। उसके लिए हमने टी मेकिंग प्रोसेस की हेल्प ली, उसमें रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ लिए हैं बच्चों। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा, पर उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया लाइन लिखा है। डिसिप्लिन का मतलब आपको किसी बंधन में बांधना नहीं, बल्कि खुद को हर दिन अपने बेहतर रूप में बदलने की प्रक्रिया है। तो बच्चों आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपको ये सलाह जरूर देते होंगे कि आप डिसिप्लिन्ड बनो, आप डिसिप्लिन में होकर के काम करो। जिसका लाइफ इरेगुलर है, जिसका लाइफ डिसिप्लिन्ड नहीं है, उसको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसे ऐसे कंडीशंस, ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। ऐसे ही कई सारे बच्चे जब एंड टाइम में पढ़ना शुरू करते हैं, वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या करें। तो आप लोग भी एकदम डिसिप्लिन्ड हो, अपने लाइफ का एक प्रॉपर रोड मैप बनाओ कि अच्छा मुझे ये साल ऐसे करना है। मैं ये नहीं करो एक दिन में तुम 10 घंटे 20 घंटे पढ़ो, एक दिन में आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो, पर वो पूरे साल करो। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ने बैठे 5 घंटे 6 घंटे पढ़े, अगले दिन एक भी घंटे नहीं पढ़े, ऐसा कुछ नहीं। बी इन डिसिप्लिन, बी अ गुड बॉय, एक अच्छे बच्चे की तरह डिसिप्लिन में हो करके पढ़ाई शुरू करो। और यही जो है आपके सक्सेस का रास्ता है बच्चों। यही जो है आपको आपके ड्रीम जॉब, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, जो भी आपका ड्रीम है, वो हर एक चीज अचीव करने में हेल्प करेगा। पहली चीज डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हो, पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो चीज आपको चाहिए वो चीज मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ये आपकी पहली क्लास थी, क्लास 10th की। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जो चीजें नहीं समझ में आई कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम चैनल उसका भी लिंक दे दिया है, आप वहां पर भी मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। जो भी क्वेरी है मैं वहां पर रिजॉल्व कर दूंगा पर्सनली बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।